फिर कैसे हम निरोगी रहेंगे? नहीं रह सकते। इस शरीर को संतुलित नैसर्गिक जल चाहिए। ऐसा जल हमारे देश में अब कहीं नहीं बचा है। सारी नदियां प्रदूषण की मार झेल रही हैं। जितने भी झरने हैं सब में प्रदूषण है। मछली पालन उद्योग से लेकर के और कृषि उद्योग तक सारा कुछ रसायन से पट गया है। यानी हम भारतवासियों को न तो नैसर्गिक अनाज मिल सकता है और न ही नैसर्गिक जल मिल सकता है। और हवा की तो बात ही ना करो, ये तो इतना ज्यादा प्रदूषण है कि मुश्किल है। और इसी प्रदूषण के कारण हमारे देश की 30% आबादी को श्वसन तंत्र के रोग हैं, कार्डियो की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है। लेकिन यहां पर एक रास्ता है और वह रास्ता गाय है। गाय इसी वातावरण में रहती है जिस वातावरण में हम रहते हैं। उसी पॉल्यूशन वाले वातावरण में गाय रहती है, घास पात खाती है या जो कुछ भी हम देते हैं वो खाती है। उसके शरीर में जाने के बाद एक कन्वर्शन होता है। यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उस विषय पर आज बात नहीं करूंगा आपसे, सीधी सीधी बात करता हूं। उनके पेट में एक कन्वर्शन होता है। कन्वर्शन होकर के जो गोबर निकलता है यह शुद्ध मिट्टी तत्व है, शुद्ध मिट्टी है। गाय अद्भुत है। आप कुछ भी रासायनिक चीजें खिला दो, आप रासायनिक घास पात खिला दो, फॉडर खिला दो, अनाज के दाने खिला दो, जब वह गोबर करेगी तो उसके गोबर का आप कभी केमिकल एनालिसिस करके देखिए। शुद्ध मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, शुद्ध मिट्टी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, शुद्ध मिट्टी में जितने ऑक्साइड्स होते हैं, सारा कुछ गाय के गोबर में है। और साथ साथ 23% ऑक्सीजन है। अब मैं जल की बात करूं कि शुद्ध जल अगर इस शरीर को चाहिए तो कहां से मिलेगा? तो गैया वही प्रदूषण वाली जल को पीती है, फिर पेट में वह जल जाकर के प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद दूध के रूप में हमें मिलता है। इस दूध में से जल के हिस्से को अलग कर लें आप। कैसे करेंगे? बहुत सरल काम है। दूध को उबालिए, उबालने के बाद दूध वाष्प बनेगा। इस वाष्प को ठंडा कर लीजिए तो फिर जल मिल जाएगा। और इस जल का केमिकल एनालिसिस करके देखिए आप। शुद्ध जल की गुणवत्ता जैसी होती है, बिल्कुल 100% दूध से निकला हुआ जल ऐसा ही होता है। इसी वातावरण में रहने वाली वो गाय है, वही रासायनिक चीजें खा रही है, लेकिन उनका पेट अद्भुत है, अद्भुत है। उसमें से जो ठोस निकलता है शुद्ध मिट्टी है, उसमें से जो जल निकलता है शुद्ध जल है प्रकृति का। तो ऐसा अनाज जो गाय के गोबर और गोमूत्र आधारित है, गोबर खाने का यह भी एक विधान है शास्त्रोक्त कि गाय के गोबर पर पौधा उगाइए। गाय के गोबर के सारे मिनरल्स उस पौधे में जाते हैं, उससे उस पौधे में फल फूल और अनाज लगता है, और वह अनाज बिल्कुल शुद्ध मिट्टी होता है। ऐसा शुद्ध मिट्टी जैसी मिट्टी से यह शरीर बना हुआ है। तो मिट्टी से मिलने वाले सारे पोषकता, सारे मिनरल्स, विटामिन्स, सब कुछ गाय के गोबर से मिल सकता है। गाय के गोबर को खाने का एक और दूसरा विधान है। गाय के गोबर को सुखाइए, कंडा बनाइए, जला करके राख कर दीजिए। राख होने के बाद उस राख में 46.6% ऑक्सीजन है। पानी में घोल दीजिए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बहुत हल्के होते हैं, सहज रूप में पानी में घुल जाएगा और उसका जो ठोस है वो जल में नीचे बैठ जाएगा। ऊपर के पानी को निथार लीजिए, उस पानी में 5 घंटे तक ऑक्सीजन वर्तमान रहता है।
चूंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत हल्के होते हैं, 3 घंटे के बाद उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उड़ने लगते हैं और उड़ने के बाद 5 घंटे के बाद उसमें कुछ नहीं बचता है। तो अगर हमें हमारे शरीर को ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम भस्म का पानी पी सकते हैं। भस्म के पानी का हमने बहुत सारे मरीजों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल करके देखा। कैंसर के मरीजों को भस्म का जल पिलाता हूं तो मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किए कि अगर किसी कैंसर के मरीज को केवल गौमूत्र और उसमें कुछ वनस्पतियां अगर दी है हमने, और उसमें रिकवरी में अगर उसको 6 महीने का समय लगा है, और उसके साथ अगर हमने भस्म को दिया है, तो वह रिकवरी 4 महीने में पूरा हो गया है। हमने इसका प्रयोग टाइफाइड के ऊपर किया, डायरिया के ऊपर किया, और अब तो लगभग सभी बीमारियों में गोबर का जो भस्म है वह हमारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। चाहे शरीर में कोई भी बीमारी हो, ऑक्सीजन की कमी तो रहती है, ऑक्सीजन का संतुलन तो खराब रहता है। तो यह जो गाय का गोबर का बना हुआ भस्म है, यह दुनिया की एक अद्भुत औषधि के रूप में दुनिया में स्थापित हो सकती है। इस पर अगर हम लोगों ने मिल करके, भारत का जो बिल्कुल यंग जो जनरेशन है, अगर इस क्षेत्र में आगे आकर के और थोड़ा सहयोग अगर हमारी सरकारों से अगर मिल जाए और इस भस्म को हम दुनिया की एक अद्भुत औषध के रूप में स्थापित करने में अगर सफल हो जाएं, तो गाय के 3 करोड़ गाय का गोबर अगर भस्म में रूपांतरित हो जाए और दुनिया में जो ऑक्सीजन पीने की जो भूख है, ऑक्सीजन पीने के लिए जो ऑक्सीजन के पार्ले खुल रहे हैं, एक बार ऑक्सीजन पीने के जो 3-3 हजार रुपए लग रहे हैं, अगर इस पूरी इंडस्ट्री पर अगर हमने कब्जा कर लिया, तो मुझे लगता है कि गैया का एक गव्य काफी है इस देश को फिर से धनवान बनाने के लिए। और इसी के साथ जो है मुझे लगा कि सदियों पहले हमारे ऋषियों ने जो यह सूत्र दिया, गो में वसती लक्ष्मी, वह पूरा सच है। और आने वाले समय में जो आज दुनिया की जो जरूरत है ऑक्सीजन, उसकी पूर्ति यह गैया ही कर सकती है। इसके सिवाय इस दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जिस जीव के शरीर में ऐसा रूपांतरण का काम होता हो। दूध अगर जल चाहिए तो गाय के दूध से निकला हुआ जल से शुद्ध जल इस पूरी धरती पर आपको कहीं नहीं मिल सकता। और यह तो बिल्कुल ऐसी चीज है कि आप भी इस पर से रासायनिक विश्लेषण करके इन चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सब जो चीजें निकल करके एक एक करके आई, इसको मैंने धीरे धीरे पाठ्यक्रम में जोड़ना शुरू किया है और चिकित्सा के क्षेत्र में इसको मुख्य औषधि के रूप में जोड़ना शुरू किया है। पूरे भारत में लगभग 25 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में हमारे गुरुकुल के पढ़े हुए गव्यसिद्ध डॉक्टर हैं, और पूरे देश में 9 गुरुकुल अभी चल रहे हैं। जैसे कांचीपुरम गुरु जो हमारा मुख्य गुरुकुल है, इसका विस्तार हमने धीरे धीरे करना शुरू किया है। आपके महाराष्ट्र में भी सांगली के पास औदुंबर में गौशाला है, उस गौशाला को चलाने वाले सुभाष भाई हैं आपके बीच उपस्थित, इनके यहाँ इसकी पढ़ाई हमने शुरू की है। आपके महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में इसकी पढ़ाई शुरू की है। इस तरह से भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि भारतवासी इसको पढ़ें, इसको समझें, और समझने के बाद भले ही वो कुछ करें या ना करें, लेकिन अपना जीवन निरोगी जरूर कर लें। और ऐसा अगर हम भारतवासी कर पाए, तभी शायद हम उस स्वप्न को पूरा कर पाएंगे जिस स्वप्न में हमारी देश की सरकारों ने एग्रीमेंट किया है कि 2020 तक इस भारत को निरोगी कर देना है, या हर भारतवासी को जो है वो चिकित्सा उपलब्ध कराना है। लेकिन अभी तक जो चल रहा है ट्रेंड, और जिस ट्रैक पर सरकार चल रही है, जिस चिकित्सा माध्यम के हिसाब से चल रही है, इसमें तो कोई गणित ही नहीं बैठता है। कुल भारत की 127 करोड़ जनसंख्या में 12% लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए 60 लाख करोड़ प्रति वर्ष खर्च होता है। कल्पना कर लो आप कि अगर 127 करोड़ जनसंख्या को अगर चिकित्सा सुविधा मुहैया की जाए तो कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। 12% लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए हमारे देश में 17 लाख डॉक्टर हैं, 17 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं,
और 17 लाख अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जिन डॉक्टरों को सरकार कहती है कि झोला छाप डॉक्टर हैं। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि असली डॉक्टर तो वही 17 करोड़ हैं जिनको सरकार कहती है कि झोला छाप है। वो झोला छाप नहीं है, बल्कि बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ, आम आदमी का दर्द महसूस करने वाला वह चिकित्सक है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दो तो पूरे देश में लगभग 30 से 34 करोड़ डॉक्टर होते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, और पूरे भारत की जो जनसंख्या है वह 127 करोड़ की है। आप कल्पना करो, 127 करोड़ लोगों की चिकित्सा 30 लाख डॉक्टर से नहीं हो सकती। एक डॉक्टर अगर ईमानदारी से काम करे सुबह से लेकर के शाम तक मैं चिकित्सा कैंपों में ईमानदारी से सुबह से लेकर के शाम तक जब मैंने काम किया और जब मैं अपना आउटपुट देखता हूं, तब मुझे लगता है कि मैं एक दिन में अधिक से अधिक 40 से 50 मरीज से ज्यादा नहीं देख सकता। एक डॉक्टर की ताकत इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि वो 40 से 50 मरीज से ज्यादा एक दिन में देख सके, और 365 दिन भी वह इस इफिशियंसी के साथ नहीं काम कर सकता। एवरेज अगर निकाल लो तो एक डॉक्टर एक दिन में 20 से 25 रोगों की चिकित्सा कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। गणित आप लगा करके देख लीजिए कि भारत के 17 लाख डॉक्टर 127 करोड़ लोगों की चिकित्सा नहीं कर सकते। तो हमारे देश में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। चिकित्सकों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा करने की जरूरत है। जिस दिन भारत में 1 करोड़ से ज्यादा डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य हो जाएंगे, शायद उस दिन हम कल्पना कर लें कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो जाए। यह काम कैसे होगा? अभी तक चिकित्सा की पढ़ाई में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, 5.5 साल 6 साल की जो पढ़ाई का जो चक्र है, इस चक्र को मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश किया। कुछ मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों से माहिती लेकर के, जानकारी लेकर के, कि भैया आप ये 6 साल तक क्या पढ़ते हो, थोड़ी जानकारी मुझे दो। तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं मेडिकल साइंस पढ़ने वाला कि जी ज्यादातर हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या प्रोजेक्ट बनाते, कभी समझा है क्या? जी बोले समझा तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी कॉलेज कहती है कि कुछ प्रोजेक्ट बनाकर लाओ। तो 6 साल तक हमारे देश के युवा शक्ति को प्रोजेक्ट बनाने में फंसा करके रख दिया गया है। इस संशय से भी हमें बाहर निकलना है। इस संशय से बाहर निकलने की जो हमारी योजना तब बनी जब हमने महर्षि वाग्भट जी के एक सूत्र को पढ़ा। महर्षि वाग्भट जी का एक सूत्र है, वो सूत्र में कहते हैं कि हम मनुष्यों की चिकित्सा बहुत सरल है, बहुत आसान है। कैसे? तो वाग्भट जी कहते हैं कि 2 चीजों को जान लो जीवन में, और उसके बाद हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा खुद कर सकता है। क्या क्या? तो वाग्भट जी कहते हैं कि पहले शरीर को जानिए कि यह शरीर कैसा है, इस शरीर में क्या क्या चीजें हैं। आज के मॉडर्न साइंस की बात करूं तो शरीर का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को थोड़ा समझ लो। शरीर में 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 आंख है, 2 कान है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या क्या है, इसको जान लें तो मुश्किल से 12-15 अंग हैं जिनको जानने की जरूरत है। तो शरीर के 15 अंगों को जानने के लिए कितना समय लगता है? 2-2.5 घंटा या 2-2.5 दिन कह सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है। तो वाग्भट जी कहते हैं कि शरीर को जान लीजिए और इस शरीर के अंदर जो डालते हैं उसको पहचानिए। हाँ, तो शरीर में हम क्या डालते हैं? रोटी डालते हैं, भाकरी डालते हैं। तो वाग्भट जी कहते हैं भाकरी की तासीर को पहचानो कि क्या है। इस शरीर में हम सब्जी डालते हैं तो सब्जियों के तासीर को पहचानो कि वो क्या है, गर्म है कि ठंडा है, उष्ण है, क्या है। तो कहते हैं शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो। अगर ये 2 काम कोई भी भारतवासी कर ले तो वह अपने शरीर के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है।
सबसे अच्छा वैद्य वह अपने शरीर के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न हुई है तो उस पीड़ा को स्वयं व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। डॉक्टर उस पीड़ा को नहीं समझ सकता, उस पीड़ा को नहीं महसूस कर सकता, पूछ सकता है केवल। लेकिन पीड़ा का जो दर्द है, इस दर्द को तो वही जाने जिसके शरीर में पीड़ा हो रही है। और जो व्यक्ति अपने शरीर की पीड़ा को जानेगा, वही व्यक्ति उस पीड़ा का उपाय भी अच्छा करेगा। तो जब यह माहिती मुझे वाग्भट जी के सूत्रों से मिली, तब मुझे लगा कि जब चिकित्सा विज्ञान इतना सरल है, तो हमारी सरकारें इसको इतना क्लिष्ट करके क्यों रखी है। पूरे भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इनका 5-6 साल का जीवन क्यों बर्बाद करते हैं। तब मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान का जो कोर्स हमने फ्रेम किया, इस फ्रेम के साथ हमने चिट्ठी लिखी कि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में इस चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कराने की अनुमति सरकार दे। तो सरकार मानने को तैयार नहीं हुई, सरकार का बोर्ड मानने को तैयार नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि जी भारत में जितनी भी थेरेपियां हैं सभी 5.5 साल और 6 साल की है, आप कैसे कम समय में करा सकते हो, ये तो मुश्किल काम है। तो हमने इस पे पूरी लॉजिक निकाल करके दी। और फिर एक मुकदमा हुआ हमारे यहाँ मद्रास हाई कोर्ट में, 3 साल तक वो मुकदमा चला। और उस मुकदमा में जज के सामने हमारे साथियों ने आर्गुमेंट किया कि क्यों कम समय में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई हो सकती है। और उस आर्गुमेंट की पूरी परख करने के बाद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि बिल्कुल इनका कहना सच है, चिकित्सा इतना मुश्किल नहीं है, हर व्यक्ति अपने शरीर को जानता है, अपने शरीर को पहचानता है, भोजन को भी जानता है, भोजन को भी पहचानता है। अगर इसमें कुछ ऐसा प्रयोग हो रहा है तो इसमें कौन सी बुराई है। और फिर सरकार ने हमें कहा कि जी ठीक है, 1 साल, कम से कम 1 साल में अब लोगों को आप डॉक्टर बनाने का काम कर सकते हो। तो 2012 में जो है यह काम सफल हुआ। और तब से 1 साल की जो पूरी पढ़ाई है, इस पढ़ाई में कोई भी भारत का व्यक्ति जो 16 साल से ज्यादा उम्र का है, 16 साल से ऊपर के उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति जो है वह अपने शरीर को पहचानने का, भोजन को जानने का चिकित्सा विज्ञान, पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई पढ़ सकता है। और उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद वह अपनी चिकित्सा कर सकता है, अपने परिवार की चिकित्सा कर सकता है, और चाहे तो वह क्लिनिक, ओपीडी और हॉस्पिटल करके लोगों की सेवाएं भी कर सकता है। तो ये सारा कुछ संभव हुआ। इसमें से जो एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जिस तरह से गोबर हमारे शरीर का मिट्टी तत्व की पूर्ति करता है, दूध हमारे शरीर के जल तत्व की पूर्ति करता है, उसी तरह से जो गौमूत्र है यह हमारे शरीर के वायु तत्व की पूर्ति करता है। हमारे शरीर में जो 17,000 नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों में जो वायु का घूमना होता है, दौड़ना होता है, और उसमें कहीं भी कोई अगर संकट होता है तो इस संकट से निकालने का काम भी गौमूत्र करता है, क्योंकि गौमूत्र में सबसे ज्यादा वायु है। गौमूत्र दिखता तरल है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वायु है, और यही वायु हमारे शरीर के वायु का संतुलन बनाता है। महर्षि वाग्भट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषि क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बनेगा।